देखिए भाई, जिनका होमगार्ड का एग्ज़ाम है, ये क्विक रिवीजन है आपका भारतीय इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थशास्त्र का, एक बार आप लोग इसे देख लीजिए भाई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना मैं वही बताऊंगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। वो देखिए, इसमें पूछेगा कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है वो कौन है। एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ, ठीक है। इसमें पूछेगा आपसे, ये जो पूछता है एडम स्मिथ की पुस्तक ये पूछेगा कि दी वेल्थ ऑफ नेशन, दी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, तो ये किसकी है, एडम स्मिथ की है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है, ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा, देखिए आपसे क्या पूछेगा कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अब पंचम हो गया। पहले क्षेत्र में क्या है भाई, कृषि के बारे में, दूसरे में उद्योग के बारे में, तीसरा है सर्विस सेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले में कृषि संबंधित चीज़ें हैं, दूसरे वाले में उद्योग से संबंधित हैं और तीसरे में आपका सेवा सेक्टर है, चौथे में क्या है, शिक्षा, खोज और अनुसंधान है, और पाँचवें में जो कानूनी सलाह है, ये सब पाँचवें में आते हैं, ठीक है। बस इतना पूछेगा, इतना आपको याद रखना, इससे ज़्यादा और कुछ याद रखना आपको नहीं है भाई, ठीक है। अब आता है दूसरा, देखो ये पूछेगा कि कितनी तरह की अर्थव्यवस्था होती है। भाई आपको पता है, पूंजीवादी होती है, समाजवादी होती है, मिश्रित होती है। तो जो भारत ने किसको अपनाया है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अमेरिका की पूंज कौन है, पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, बाजार, बाजार डिसाइड करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो है जहाँ सरकार सब कुछ डिवाइड करती है, बाजार कुछ डिवाइड नहीं करता। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है, हमारी अर्थव्यवस्था है मिश्रित, जहाँ सरकार प्लस बाजार दोनों का काम होता है, सरकार प्लस बाजार दोनों का होता है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा, इसमें से आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब आता है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखो एचडीआई के बारे में आपसे पूछता रहता है कि एचडीआई में अब कितनी रैंकिंग है। तो अभी मैं बता दूं, वर्तमान में भारत की एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी है, 130वीं रैंक है। इसमें आपसे पूछेगा क्या, वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें आपसे पूछेगा कि जो एचडीआई है वो किसके द्वारा, मतलब सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था। तो वो बनाया था महबूब उल हक ने बताया था, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक, ठीक है भाई। और ये कब से शुरुआत हुई है, 1990 से शुरुआत हुई है। इसमें पूछेगा कि इसमें किन किन क्षेत्रों पे काम होता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, इन तीन के आधार पर रिपोर्ट, एचडीआई की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से, और वर्तमान में इसकी रैंकिंग, इसमें रैंकिंग इंडिया कितनी, 130, ठीक है भाई। बस इतना पूछेगा, इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अब ये अगले वाला देखो, ये बहुत थोड़ा सा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, ये पूछेगा भारत में जो नियोजन का इतिहास है। सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा, ये पूछ लेगा, एक सेकंड रुकिए, आपसे पूछेगा क्या, देखो आपसे ये पूछ लेगा कि राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था 1938 में, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस बने थे। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इसका गठन किसने करा था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो पूछ लेगा राष्ट्रीय जो है नियोजन समिति, इसका गठन कब हुआ था, 1938 में। उसके अध्यक्ष कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपसे पूछ लेगा बॉम्बे प्लान कब आया था, 1944 में। बॉम्बे प्लान कब आया था, 1944 में। आपसे पूछ, बस जो जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक किसकी है, ये एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। समझ में आ गई बात। आपसे थोड़ा सा ये पूछ लेगा, देखिए आपसे बॉम्बे प्लान मैंने बता दिया। आपसे पूछेगा गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, श्रीमन नारायण के द्वारा, श्रीमन नारायण के द्वारा। जनवादी योजना किसके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा, एम एन रॉय। और आपसे पूछेगा सर्वोदय योजना, तो जयप्रकाश नारायण। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे आपका योजना आयोग। योजना आयोग तो अब खत्म ही हो चुका है। बस योजना आयोग में आपसे ये पूछ लेगा कि इसका गठन कब हुआ था। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, और इसके पहले अध्यक्ष योजना आयोग हो या, देखो योजना आयोग के स्थान पे अब क्या आ गया है, नीति आयोग। तो योजना आयोग हो या नीति आयोग, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बात इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब इसमें आपके लिए कुछ नहीं है, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए बस, ठीक है। अब आ गया ये देखो, ये है आपकी पंचवर्षीय योजना। पहली चीज़ आपसे पूछ सकता है पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है। तो वो ली गई है रूस से, रूस कह लो या सोवियत संघ। किसने, सोवियत संघ। आप लोग कमेंट करके बताइए रूस में और सोवियत संघ में क्या अंतर है, ठीक है। तो या अगर ऑप्शन में रूस हो तो रूस लगाएं, ऑप्शन में सोवियत संघ हो तो सोवियत संघ लगाएं, ठीक है। पंचवर्षीय योजना आपसे पूछेगा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक आई थी। किसमें से, किससे संबंधित थी, कृषि संबंधी। दूसरी किससे संबंधित थी, भारी उद्योग से संबंधित थी। आपसे पूछ लेगा कि पहला योजना अवकाश कब आया था। तो 1966 से लेकर 69 तक आया था। बस इतना पूछ लेगा। इसके बाद बीच में कोई योजना नहीं पूछेगा। इसके बाद आपसे पूछेगा लास्ट वाली ये योजना, जो ये दोनों, इन दोनों में से पूछेगा 11वीं योजना। तो 11वीं योजना का जो टारगेट था वो क्या था, तीव्र एवं समावेशी विकास, तीव्र एवं समावेशी विकास। और 12वीं योजना
जो 2012 से लेकर 17 तक रही, तीव्र एवं धारणीय विकास, मतलब तीव्र, धारणीय एवं अधिक, इन दोनों को टारगेट याद रखना कि 11वीं का जो टारगेट है तीव्र एवं समावेशी विकास, और 12वीं का तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते ही हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका पूरी जो इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी जो नरेंद्र मोदी हैं इस समय, ठीक है। बस इसका ही ध्यान रखना, इसमें और कुछ ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद अगला सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत को बांटा गया है कि ये पूछेगा, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। और कितने कृषि परिस्थिति क्षेत्र में? तो 20 कृषि परिस्थिति क्षेत्र में बांटा गया, ठीक है। ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। एक सवाल यहाँ से जरूर पूछा जाता है भाई, हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति के बारे में पूछेगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, कब हुई थी? 66 से 67। इसका जो प्रभाव हुआ, मतलब पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में। हरित क्रांति असल में क्या था? हरित क्रांति में ये था कि अच्छे बीजों का प्रयोग करो, ज़्यादा खाद लगाओ खेत में, ज़्यादा पानी दो, और मतलब कीटनाशक लगाओ, तो इससे क्या होगी? आपकी जो फसल है अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग हुआ, इसका जो प्रयोग हुआ, विलियम गोंड ने इसका प्रयोग करा, हरित क्रांति का। आप लोग ये ध्यान रखिए कि हरित क्रांति को दुनिया के स्तर पर किसने पहचान दिलवाई? नॉर्मन बोरलॉग ने। नॉर्मन बोरलॉग ये वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक अमेरिका के। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने करी? एम एस स्वामीनाथन। इन स्वामीनाथन का भी अभी इनकी डेथ हुई है पिछले 2025 में, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो हरित क्रांति की इंडिया में शुरुआत एम एस स्वामीनाथन ने, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग ने। इतना ध्यान रखना भी, ठीक है। अब आ गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड यानी दूध क्रांति, यानी दूध से संबंधित है। इसका ये कहाँ, गुजरात से शुरू हुई, वर्गीज कुरियन। बस यहाँ ध्यान रखना, एक तो ये ध्यान रखना 1970 में इसकी शुरुआत हुई, और कौन थे इसके जनक? वर्गीज कुरियन। बस इतना याद रखना, बात खत्म होगी। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, भारत की इसमें आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि भारत में कितनी फसलों को एमएसपी मिलता है? तो 23 फसलों को। बस ये टारगेट, ये आंकड़ा याद रखना, 23, कि 23 फसलों को भारत में एमएसपी मिलता है। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। बस ये याद रखना, 23 फसलें, बस बात खत्म होगी, ठीक है। दूसरी बात, एमएसपी जारी कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये जारी करता है, बात खत्म। बस इतना याद रखना इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, यानी खाने पीने, गेहूँ, चावल, इनसे संबंधित। श्वेत क्रांति दूध है। नीली क्रांति मछली पालन है। लाल है टमाटर और मांस। गुलाबी क्रांति झींगा पालन, ये सब पूछ लेगा आपसे। तो ये क्रांति आपकी सारी याद होनी चाहिए भाई, क्रांति का ये पूरा आपको चार्ट याद होना चाहिए। आप लोग इस चार्ट की या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या इसे अच्छे से हरित क्रांति ये सब समझ लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, ये इसे आप ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसे भी आप ना पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आप थोड़ा सा बस इसमें आप ये याद रखें कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ज़्यादा इसे भी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। पेपर ओरिएंटेड मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ एक चीज़ याद रखिए, सिडबी का याद रखिए। सिडबी की जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी, 1990। सिडबी की फुल फॉर्म याद रखना। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। सिडबी की कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ये सिडबी जो है कृषि, मतलब खेती के लिए ऋण देता है, ठीक है। बस इन दो को याद रखना, और कोई से इसके और किसी को याद मत रखना, इन दो को, आईसीआईसीआई और सिडबी, ठीक है भाई। इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से एक सवाल आपको मिल जाएगा, फेरा, ये याद रखना, फेरा 1973, फेमा 1999। पिछली यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में इनकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, FERA, फेरा, और FEMA। तो फेरा की फुल फॉर्म देख लो भैया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। तो फेरा कब आया था? 1973 में। और अब फेमा देख लो, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कब आया था? 1999। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक सवाल और पूछा जाएगा भारत आपसे कि औद्योगिक क्रांति जो 1991 में क्या हुई थी? नई आर्थिक जो घोषणा हुई थी, एलपीजी आई थी, एलपीजी योजना आई थी। एलपीजी का मतलब, एलपीजी में एल का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, ठीक है। एलपीजी की फुल फॉर्म ये याद रखना भाई, ठीक है। बात खत्म, इतना ही याद रखना इसमें, और कुछ याद नहीं रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण है जीएसटी के बारे में भाई। देखो, जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा अप्रत्यक्ष कर, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। इसका संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन है 2016 में। और जीएसटी लागू कब हुआ था? आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए, 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी की फुल फॉर्म मैंने बता दी, इसका एक देश एक कर, एक देश एक कर। जीएसटी के बारे में इतना आप लोगों को समझ लीजिए। दूसरी बात, एक सवाल और बता दूँ,
अब जीएसटी की मात्र 2 दर रह गई हैं, 5 और 18, ठीक है, 5 18। अगर देखो कोई अगर ऑप्शन में 40 आएगी, 5 18 40, तो 40 भी है भी, लेकिन मेनली 5 और 18, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना। जीएसटी का ये देख लीजिए, इसमें मेन है आपका ये, देखो ये जीएसटी परिषद का जो आर्टिकल है 279A, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का जो आर्टिकल है 279A, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछेगा जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के केंद्रीय मंत्री यानी जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वही जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी परिषद का आर्टिकल याद रखना 279A, बात खत्म होगी, ठीक है, इतना याद रखना आपको। देखो जीएसटी का ये दरें बता रहे हैं, जो दर आपको पता है ये 12 वाली और 28 वाली ख़त्म हो गई है, 5 रह गई, 18 रह गई, और एक 40 जो सबसे ज़्यादा है, जो मतलब बहुत विलासी आइटम है उनके लिए, ठीक है। लेकिन मेनली आप 2 पर आंसर लगाएं, ठीक है। अगर 40 ऑप्शन में दिया है तो 40 को भी लगाएं, ठीक है। उसके बाद वैट, इसमें वैट में आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखना कि वैट लागू करने, ये सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा पहली बार, ठीक है। ये आएगा वैट वैल्यू एडेड सर्विस, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, वैल्यू एडेड सर्विस। और वैट चिलेया समिति ने इसकी सिफारिश की थी 1991 में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में लागू हुआ 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2008 से, इतना ही याद रखना आपको। थोड़ा सा देखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। देखो बैंक दर क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, बैंक दर वह होता है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है, लंबे समय के लिए, तो ये तो बैंक दर हो गया। रेपो रेट हो गया, आरबीआई जब अन्य बैंकों को यानी दूसरे बैंकों को ऋण देती है यानी ब्याज पर पैसा देती है, लेकिन कम समय के लिए, अल्पकालीन यानी कम समय के लिए। और रिवर्स रेपो, देखो यहाँ समझ लीजिए, ये रिवर्स रेपो है जब वो जो अन्य बैंक है वो आरबीआई को ऋण देते हैं, आरबीआई को ऋण देते हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो, देखो यहाँ बैंक दर में और रेपो रेट में क्या अंतर है। बैंक दर में क्या है, आरबीआई और अन्य बैंकों को क्या दे रहा है, ऋण दे रहा है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए। और रेपो रेट में आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण दे रहा है लेकिन कम समय के लिए, ठीक है। और रिवर्स रेपो का मतलब है और बैंक आरबीआई को ऋण दे रहे हैं कम समय के लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। ये ध्यान रखिए, सीआरआर, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, ये बात ध्यान रखिए, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। इसमें है कि बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित आरबीआई के पास, यानी आरबीआई के पास बैंकों को एक निश्चित अमाउंट में पैसा रखना पड़ता है, उसे कहते हैं सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो, ठीक है भाई। एक फुल फॉर्म और है ये रही एसएलआर की फुल फॉर्म एसएलआर, ये लिक्विडेटरी रेगुलेशन रेशो से संबंधित है। इतना मतलब ये एक निश्चित अमाउंट है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, अपने पास। देखो यहाँ देखो, सीआरआर और एसएलआर में क्या अंतर है, एसएलआर में क्या अंतर है। सीआरआर मतलब बैंक को आरबीआई के पास एक निश्चित अमाउंट में पैसा रखना पड़ता है, एसएलआर का मतलब बैंक को अपने पास एक निश्चित अमाउंट में पैसा या निश्चित अमाउंट में एक चीज़ें रखनी पड़ती हैं, ठीक है भाई। इतना रख ली, इतना याद रखिए, बहुत ये हो जाएगा आपका काम कंप्लीट, ठीक है भाई। इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा जितना उतना ही पढ़ना है आपको। रिजर्व आरबीआई की फुल फॉर्म तो आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण का मतलब ये भारत का केंद्रीय बैंक कब बना, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो इसके प्रथम गवर्नर थे सीडी देशमुख थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे, बस इतना याद रखना। इसके बाद आप याद रखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इतना याद रखना आपको बस, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। और इससे कुछ ज़्यादा रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये आप लोग यहाँ ये ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आरबीआई का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को, रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को, स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को, इन दोनों को याद रखना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा याद रखना। उसके बाद आपको रखना है नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, 12 जुलाई 1982 को। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बस इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है भाई। सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर अच्छा लगता हो तो, है ना, ठीक है। अब इसमें आपको राजकोषीय नीति में आपको क्या करना है। देखो राजकोषीय नीति में आपको कुछ ज़्यादा ध्यान ये कि राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आरबीआई के द्वारा जारी की जा सकती है। ये पूछेगा किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, बस इतना याद रखना। बजट में आपको याद रखना, बजट का संविधान का आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। बजट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। मुद्रास्फीति आप लोग सभी जानते होंगे, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का मतलब है जब चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं और मुद्रा का जो मूल्य कम हो जाता है तो वो स्थिति क्या हो जाती है, महंगाई की स्थिति हो जाती है। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। गरीबी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो गरीबी का जो सैंपल जारी है यानी जो रिपोर्ट आती है वो कौन सा संगठन है, NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस।
इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है, सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति कब आई थी? 2004-5 में आई थी। और इसने और देखो, सुरेश तेंदुलकर समिति कब आई थी? 2004-5 में आई थी। और इसकी जो रिपोर्ट, इसने अपनी रिपोर्ट दी 11-12 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने कहा था कि भारत में लगभग 21.9% लोग क्या हैं? गरीब हैं। भारत में 21.9% लोग क्या हैं? गरीब हैं। इसके बाद सी रंगराजन की रिपोर्ट आई 2012 में, इसने कहा भारत में 29.5% लोग क्या हैं? गरीब हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा और कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा आपको क्या। देखिए, ये है योजना, इसमें 1-2 सवाल आपका फंस सकता है। देखिए, इससे आपका सवाल फंस जाएगा कि सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत हुई 1952 में, ट्राइसेम 1979 में, ऐसे याद रखना। इंदिरा आवास योजना 1985 में। ये जो मिड डे मील है, मिड डे मील जो खाना मिलता है स्कूलों में, 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत हुई। किसान क्रेडिट कार्ड अगस्त 1998। ठीक है, उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1 अप्रैल 1999, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, बस इसके बाद में जो अब की जो योजना है, ये देखिए, स्टैंड अप इंडिया बहुत पूछा जा रहा है पिछले 2-3 पेपरों से, वो ध्यान रखना। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये नहीं पूछा जाएगा, अब खत्म हो गया। स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014 और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। ठीक है, जो बता रहा हूँ उतना कर लेंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। ठीक है, बेटी बचाओ वाली भी अब पुरानी हो गई, ये नहीं पूछी जाती। देखिए, इसमें पूछी जाएगी स्टैंड अप इंडिया, ये बहुत पूछी गई पिछले 3 एग्जाम में, यूपीएसआई में भी आई है। देखिए, स्टैंड अप इंडिया आई कौन सी? स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। SC ST महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, डिजिटल इंडिया याद रखिए 1 जुलाई 2015। मतलब आप लोग ये याद रखिए कौन सी 15 में आई है, कौन सी 16 में आई है। इसकी अगर पूरी डेट भी याद ना रखें, देखो, उज्ज्वला योजना 2016 में आई है, फसल बीमा योजना 2016 में आई है। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब 15 में। स्टैंड अप इंडिया 2016 में आई है। ये आपको ध्यान रखनी है योजना, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए कौन से सन में आई है, बस इतना याद रखिए, और उससे क्या संबंध है, बस इतना याद रख लेंगे तो आपका। देखिए, अब आपका ये हो गया है, मैंने सारी चीज़ें आपको करा दी हैं बढ़िया तरीके से। अब सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, मैं आपको 2-3 वीडियो आज शाम तक और दे दूँगा। ठीक है, जय हिंद भाई।